हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है फर्स्ट क्राई की। तो उनका आईपीओ 6 अगस्त को खुलता हुआ हमको दिखाई देगा। अगर हम प्राइस बैंड की बात करके चले तो 440 से 465 के बीच में इसका प्राइस हो सकता है। अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले, जो इन्होंने पैसा रेस किया था इन्वेस्टर से, उससे ये डिस्काउंट के अंदर आईपीओ निकाल रहे हैं 5 से 10% डिस्काउंट के ऊपर। अगर हम रेवेन्यू मल्टीपल की बात करके चले तो 3.5x का रेवेन्यू मल्टीपल है, जो मुझे लगता है D2C स्टैंडर्ड से ठीक ठाक है। इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो 6500 करोड़ से ऊपर गया है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। अभी के टाइम पे सॉफ्ट बैंक 25% से ज्यादा होल्ड करता है इसका। बाकी सॉफ्ट बैंक की अगर होल्डिंग की बात करके चले तो भाई बहुत सारी कंपनियों का आईपीओ निकलने वाला है। अगर मैं यूनिकॉमर्स की बात करके चलूं तो उनका भी आईपीओ $1.5 बिलियन का 6 अगस्त को ही खुलने वाला है और ये भी सॉफ्ट बैंक बैक्ड है। तो ओला इलेक्ट्रिक, फर्स्ट क्राई, यूनिकॉमर्स, स्विगी, ये सब की सब कंपनियां पब्लिक होगी और ये सब की सब कंपनियां सॉफ्ट बैंक बैक्ड है। ये बड़ी चीज है अगर देखा जाए तो। पिछले कुछ टाइम से अगर देखा जाए तो सॉफ्ट बैंक अपने पैसों को कैश इन करने की कोशिश कर रहा है इंडियन जितना भी स्टार्टअप्स के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया था उससे। अभी के टाइम पे खाली डिलीवरी एक कंपनी है जहां पर इनकी एक मेजॉरिटी होल्डिंग है, बाकी सबसे तो ये निकाले जा रहे हैं धीरे धीरे करके। अगर मैं ओला की बात करके चलूं तो उनका भी आईपीओ आ रहा है। भावेश अग्रवाल ने बोला है मैप माई इंडिया ने अपॉर्चुनिटी का फायदा लिया है। हमने लास्ट न्यूज में ही बात करी थी, मैप माई इंडिया ने एलिगेशन किया है ओला के ऊपर कि आपने हमारा मैप्स को कॉपी किया, आपने बहुत सारा डेटा कैश किया, हमारा सोर्स कोड लिया वगैरह वगैरह। ओला वालों ने कह दिया कि भाई हमने नहीं किया है, ऐसा नहीं है। अब देखते हैं नोटिस का रिप्लाई कैसा जाता है, क्योंकि भावेश जी का कहना है कि भाई नोटिस का रिप्लाई हम ढंग से देने वाले हैं। बाकी ओला 15 अगस्त को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी निकाल सकता है। फोटो आप देख सकते हैं भाई, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रही है, बाकी सर्विस देखते हैं कैसी होती है। अगर हम जोमेटो की बात करके चले तो वो 253 करोड़ का Q1 के अंदर प्रॉफिट रिपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। प्रॉफिट अच्छे लेवल पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू की बात करके चले तो हाइपर प्योर जो सप्लाईज है, जो B2B वाला बिजनेस है, वो 27.4% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ब्लिंकिट 22.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट 44.6% बढ़ते हुए दिखाई दिए है। ये एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है जोमेटो अगर देखा जाए। बट अगर मैं ब्लिंकिट की बात करके चलूं तो Q1 के अंदर 3 करोड़ का ही लॉस किया है इन्होंने। रेवेन्यू 145% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 3 करोड़ का लॉस मेरे हिसाब से बहुत बड़ा लॉस नहीं है, जिस लेवल पे अभी पहले ये लॉस रिपोर्ट कर रहे थे। साथ में जोमेटो ने जोमेटो डिस्ट्रिक्ट करके ऐप निकाल दी है। ये एक अलग स्टैंड अलोन ऐप होने वाली है, जो बुकिंग वाला सिस्टम होता है कि उससे कंपीट करने के लिए काम करेगी। बाकी टाटा ग्रुप वीवो इंडिया को एक्वायर नहीं कर रहा है। जो उनकी 51% स्टेक लेने की बात चल रही थी वो नहीं हो रहा है। हमने शायद ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, क्योंकि भाई टाटा ग्रुप की बहुत सारी खबरें आई है कि मैं ये खरीद रहे एंड में कुछ नहीं खरीदते। अब इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन दिखाई दे रहा है, ये नहीं है कि स्पेक्यूलेशंस थी। लॉजिकल रीजन ये है कि एप्पल ने मना किया है कि भाई वीवो इंडिया के अंदर नहीं घुसना। अगर देखा जाए टाटा ग्रुप एप्पल डिवाइसेस बना रहा है बेंगलोर के अंदर, एक तरह से एप्पल का पार्टनर है टाटा ग्रुप, और साथ में वो एंड्रॉइड का फोन वीवो भी बेचने लग जाएगा। तो इस चक्कर में उनको लग रहा है कि ये चीज सही नहीं है, इसलिए इस चीज को रोका जा रहा है। बाकी अगर टाटा स्टील की बात करके चले तो अभी ओडिशा गवर्नमेंट से शायद इनको 17,000 करोड़ का टैक्स देना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का वेट चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो 17,000 करोड़ रुपए का मिनरल टैक्स जाएगा। ये दिसंबर 2005 की बात है, जब हाई कोर्ट ने इस रूलिंग के खिलाफ बात करी थी। अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, देखते हैं कहानी कहां जाती है। बाकी अगर हम इन्फोसिस की बात करके चले, 32,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस आया है इनके पास में। बहुत बड़ा नंबर है भाई। ये जो सीएफओ है मोहनदास पाई जी, उन्होंने बोला है कि भाई ये टैक्स टेररिज्म है। उन्होंने बहुत गलत बोला है इसको। और देखो लॉजिकली समझो, ये इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि मेजरली एक्सपोर्टिंग के ऊपर काम करती है। इनका जो रेवेन्यू है वो 95% एक्सपोर्ट से आता है। इतना बड़ा जीएसटी कैसे लग गया? क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो मोहनदास जी का कहना है कि भाई ये तो एक्सटॉर्शन चल रहा है। उन्होंने बोला है, मोदी जी का कहना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो गलत उल्टी चीज चल रही है। बाकी अडानी पोर्ट्स की बात करके चले, वो $2 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं वियतनाम वाले पोर्ट के अंदर। साथ में अडानी ग्रुप ये भी प्लान कर रहा है $2.8 बिलियन थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंदर वियतनाम के अंदर इन्वेस्ट करने का। तो देखा जाए अडानी ग्रुप अब धीरे धीरे ग्लोबली भी अपनी अच्छी टेरिटरी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यूएस फेड की बात करके चले तो भाई उन्होंने इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया है, 5.5% के ऊपर ही है। अगर हम एनवीडिया की बात करके चले तो भाई बहुत तेजी से इनके शेयर बढ़ते हुए दिखाई दिए। एक दिन के अंदर $329 बिलियन बढ़ता हुआ दिखाई दिया इनका मार्केट कैप। सबसे बड़ा राइज है, फोटो के अंदर देख सकते हैं कि कब कब कैसा कैसा दिखाई दिया, सबसे बड़ा राइज है। अब इसका रीजन कहा जा रहा है
माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंसमेंट करी थी वो 60% इंक्रीज करने वाले हैं अपना एआई रिलेटेड कैपिटल स्पेंडिंग को। मतलब यहाँ पे बात चल रही है $69 बिलियन की। इसकी वजह से एनवीडिया का कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस चक्कर में शायद शेयर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले एक साल के अंदर 150% से ज्यादा शेयर्स बढ़े एनवीडिया के। अब यहाँ पे ना मुझे कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आती मार्केट के बारे में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वाली पॉजिटिव खबर है, अब कुछ नेगेटिव खबरें भी तो थी ना एनवीडिया की। जैसे कि एक खबर निकल के आ रही थी, हमने कल ही वाली न्यूज में बात करी थी, भाई अमेजोन कह रहा है हम अपनी चिप बनाएंगे जो कि इनसे सस्ती होगी एनवीडिया वालों से। अब अमेजोन के पास में एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, बहुत बड़ा बेस है। अमेजोन AWS चला रहा है जो सबसे बड़ा होस्टिंग प्रोवाइडर है। अगर वो अपने बेल्ट के अंदर ही जीपीयूज देने लग जाएगा जो कि एआई नेक्स्ट लेवल प्रोसेसिंग कर पाएंगे, तो भाई बना बनाया बिजनेस होगा। एनवीडिया का बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो सकता है उससे, बट उसका कोई इंपैक्ट नहीं दिखाई दिया। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, एप्पल की खबर निकल के आई थी कि एप्पल गूगल का जीपीयू यूज कर रहा है अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो एप्पल कहीं ना कहीं अगर विंडोज से और एंड्रॉइड से कंपीट करना चाहता है, क्योंकि अब फ्यूचर इज एआई, गूगल कहीं ना कहीं एंड्रॉइड के अंदर एआई इंटीग्रेट कर रहा है नेक्स्ट लेवल के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज के अंदर नेटिवली एआई इंटीग्रेट कर दिया है। तो एप्पल को अगर कंपीट करना है तो उनको भी अपना एआई नेक्स्ट लेवल ले जाना पड़ेगा। अब एप्पल एनवीडिया यूज नहीं कर रहा तो समझ में नहीं आती बात। ये मतलब ये तो नेगेटिव खबर थी, ठीक है, एक पॉजिटिव खबर थी, पर ये बैलेंस आउट होना चाहिए था ना। लेट्स सी कहां जाती है पूरी पूरी कहानी। मुझे थोड़ी सी ना इन चीजों के बारे में समझ नहीं आती। मुझे तो लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट समझ में आती है। अगर हम मेटा की बात करके चले तो मार्क जकरबर्ग ने बोला है कि भाई 10 गुना ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए अगर मेटा को जिस तेजी से वो ग्रो करने का प्लान कर रहे हैं उसके हिसाब से। ये अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं 33% से। मतलब जीपीयू के ऊपर ज्यादा खर्चा किया जाएगा। अगर Q2 के इनके रेवेन्यू की बात करके चले तो 22% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 38% पे पहुंच गया जो कि पहले 29% था। अब खर्चे बढ़ाए हैं, रेवेन्यू बढ़ा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखाई दे रही है अच्छे लेवल के ऊपर। अगर इनके मेटावर्स यूनिट की बात करके चले तो उसने $4.5 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है Q2 के अंदर। अब कहा जा रहा है रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया क्योंकि इनकी VR डिवाइसेस बिकी है। मैं ये ऑक्यूलस की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने जो रेबन के साथ में कोलैबोरेट करके दिया है वो अच्छे लेवल पे बिक रहा है जो मैंने सुना है। बाकी जो चैट असिस्टेंट वाला बिजनेस है, इनको लगता है कि अभी इसको मोनेटाइज करने में टाइम लगेगा, क्योंकि इन्होंने लामा निकाल तो रखा है, अभी के टाइम पे कंप्लीटली फ्री है। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो व्हाट्सएप के अंदर जो एआई आ रहा है वो लामा के ऊपर ही चल रहा है और वो कंप्लीटली फ्री है, आपको उसके ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च करना है। और जो आप एआई कर रहे हो उसके चक्कर में मेटा के पैसे लग रहे हैं। अब लेट्स सी इसको मोनेटाइज कैसे किया जाएगा। बाकी अगर 2024 की फोरकास्ट की बात करके चले, $99 बिलियन के आसपास एक्सपेंस करने वाले हैं, ऑलमोस्ट अनचेंज है। पहले इन्होंने $96 बिलियन खर्च किया था, अब 99 कर रहे हैं, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। बाकी इनका सेलिब्रिटी वाला जो एआई बॉट था उसको इन्होंने शट डाउन कर दिया और बहुत तेजी से किया। अगर देखा जाए सितंबर 2023 में निकाला था और बंद भी कर दिया। मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर खर्च करेगा, बहुत ही जल्दी इन्होंने रियलाइज कर लिया कि भाई ये बिजनेस अभी नहीं बनेगा, इट्स बेटर कि ड्रॉप कर दिया जाए। कैंडल जेनर हो गए या पॉपुलर लोग हो गए, क्रिस पॉल हो गए, आप उनसे डायरेक्टली चैट कर सकते थे, उनका बॉट बनाया गया था। अब इसको किल करने का रीजन इनका ये है, इनको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रियल ह्यूमन कनेक्शंस की वजह से चलता है, ना कि एआई से बॉट से इंटरेक्ट करके। इस एआई बॉट की वजह से जो मेटा की कोर वैल्यूज है वो खराब होती हुई दिखाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। अब एआई की बात करके चले तो अरिजीत सिंह की वॉइस का क्लोनिंग हो रही थी। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो सुनी होगी जहां पर अरिजीत की आवाज के अंदर बहुत सारे गाने डलते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है किसी भी प्लेटफॉर्म को कि भाई आप अरिजीत सिंह की वॉइस की क्लोनिंग नहीं कर सकते, उसका यूज नहीं कर सकते। इसकी वजह से उनका काम धंधा खराब हो सकता है। बाकी अगर आप इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, पता नहीं कितने लोगों का एआई क्लोन बना रखा है। मैंने तो ऐसा देखा है नेताओं की वॉइस डब करके पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी बातें चला रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। बाकी अगर बाईजूस के सीईओ की बात करके चले तो उनको कहा गया है उनको $10,000 का डेली बेसिस के ऊपर फाइन लगेगा, उनका जो $533 मिलियन का केस है। यूएस का जो बैंक्रप्सी कोर्ट है उन्होंने बोला है कि भाई आपके जो पैसे गायब हुए ना, गुम हुए, इस पैसे को ढूंढो, इसका रास्ता निकाल के लाओ। अगर जब तक आप नहीं ढूंढ के दोगे इतने रुपए पर डे का फाइन लगेगा। अब पता नहीं इस पैसों का क्या होगा, क्योंकि भाई मई के अंदर जब पूछा गया था कि ये पैसे कहाँ गए तो उन्होंने मना कर दिया था, हम नहीं बता सकते। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा गया था इसको। जिनको नहीं पता पूरी कहानी, $1.2 बिलियन का लोन लिया था इन्होंने, जिसमें से $533 मिलियन एक बायजूस की एंटिटी थी, बायजूस अल्फा इनकॉर्पोरेशन, उसको पैसा दिया गया था, जो कि एक शेल कंपनी थी जो कि इन्हीं की पेरेंट कंपनी के अंतर्गत आती थी। उसके बाद उसको बैंकरप्ट कर दिया गया। अब वो पैसा कहां गया भगवान जाने। अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट का हालात देख सकते हैं कैसा रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।